हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है केवीएस क्लासेस पर। यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ बैंकिंग अवेयरनेस। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस के जैसे मैंने भी जब सीखा था तो कम से कम 1000 रुपये इसमें पे किए थे। ठीक है, तो अगर आप भी देखना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर आपको पे नहीं करने तो आप मुझसे सीख सकते हैं। मैंने अच्छे से सीख लिया है और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा और सारी चीज़ें धीरे धीरे करके मैं आपको जो एक्सप्लेन करता जाऊँगा। ठीक है, तो आपको और मैं खुद भी पेपर देता हूँ। ठीक है, तो मुझे पता रहता है कि एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस किस तरीके से मुझे बताना है। ठीक है, तो अगर किसी को लग रहा है कि भाई ये क्या बताएगा मुझे, ठीक है, इस तरीके से, तो वो बंदा कभी एक तो सीख नहीं पाएगा। और जो मैंने सीखा है आप एक बार पहले पढ़िए अच्छे से, और पढ़ने के बाद अगर कुछ ना समझ आए तब आप मुझसे जो है कमेंट करके आप मुझे जो है बोल सकते हैं कि सर आपका बताया समझ नहीं आया। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले के लेक्चर्स मैंने अब जो है दिए हैं, जैसे कि अब मैं यहाँ पे करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके प्लस आपका जो है बैंकिंग अवेयरनेस तीनों कवर अप कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए आपको भी फोकस करके ध्यान रख के जो है पढ़ना है। ठीक है, अगर कोई क्वारी आती है तो आप मुझे जो है ज़रूर से बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके। ठीक है, जैसे मेरा नंबर है आप लोग लिख सकते हैं। मेरा नंबर है, ये है आपका, अच्छा एक मिनट रुकेंगे, ये है हाँ लिखेंगे 86 86 30 82 82 71 09। ठीक है, अच्छा ये मैं अभी जो है स्क्रीन रिकॉर्डर से ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बता सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम कहाँ थे? तो ये ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं आपसे क्या क्या बता रहा था। तो यहाँ पे पहला जो मैं बताने जा रहा हूँ, देखिए जैसे जैसे मैं पढ़ाते जाऊँगा वैसे वैसे ही आपको अच्छे से समझ आता रहेगा। अगर या आप में से कोई भी कहेगा सर ये वाला पोर्शन पढ़ाइए, ये वाला पोर्शन पढ़ाइए, देखिए वो मैं सारा पोर्शन आपके सामने क्लियर करूँगा, लेकिन पहले आपको मेरी बात सुनिए है। मुझे पता है कि आपको कहाँ से चीज़ों को लेकर जाना है और फिर उन्हें लिंक करना है, तो उससे क्या रहेगा आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अगर आप कहेंगे सर ये पढ़ाइए, वो तो मैं पढ़ा दूँगा लेकिन चीज़ों को लिंकअप करना नहीं आएगा। ठीक है, तो लेकिन और मेरे को उन भी मेरे दोस्तों का ध्यान रखना है जो जो है बेसिक से सीखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से सिखाऊंगा। और हाँ, बहुत से जो है मेरे भाई लोग हैं उनको ये लग रहा होगा कि क्या बोलते हैं ये बंदा क्या बताएगा भाई, पीडीएफ लेकर आ गया और उसको बता रहा है। भाई अगर मैं इन्हीं चीज़ों को लिखने में टाइम लगाऊंगा ना तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। ये अच्छे से, हाँ थोड़ा राइटिंग का इशू हो सकता है तो मैं वो चीज़ आपको बोल दूंगा। अगर वो बोल दूंगा तो वो चीज़ आप अपने नोटबुक में नोट कर लेना और उसी को जो है आप समझना। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला कौन कौन सा आता है? पहला आता है आपका आरटीजीएस। ठीक है, तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो इसमें आता है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन कौन से हैं? तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं आपके, एक तो है आरटीजीएस वाला, एक आपका आता है आरटीजीएस, एक आता है एनईएफटी, एक आता है आईएमपीएस। ठीक है, एक आता है एनईएफटी, एक होता है आईएमपीएस। तो ये तीनों क्या है आपके, ये आपके मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ मनी है, यानी कि पैसा ट्रांसफ़र करने के तरीके हैं। मोड मतलब होता है तरीका। ठीक है, तो आरटीजीएस से भी आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो, एनईएफटी का भी यूज़ करके पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो, और आईएमपीएस का यूज़ करके भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो अब देखो ये तीनों क्या है। आईएमपीएस तो जनरली जो है चौबीसों घंटे, 7 दिन और 365 डेज, सात, ठीक है, एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन और 365 डेज ये टोटल ओवरऑल जो है खुला रहता है। क्योंकि आईएमपीएस की फुल फॉर्म क्या है? आईएमपीएस की फुल फॉर्म आप लोग लिखेंगे इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसके बारे में आप नहीं भी लिखेंगे तो ये सारा मैं आपको लिखाने वाला हूँ सारा कुछ। ठीक है, तो आईएमपीएस क्या है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। और इमीडिएट पेमेंट सर्विस में आपका क्या है, ये आपका चौबीसों घंटे काम करता है, 7 और 365 दिन जो है ये काम करता है। ये इसी के लिए बनाया गया है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, क्योंकि ये मोबाइल बेस्ड जो है सर्विस है। और इसको मैं आगे बताऊंगा आपको, क्योंकि इसे यूपीआई से लिंक भी करना है। ठीक है, आगे देखो आगे क्या है अगला। तो यहाँ पर आपका जो है दो चीज़ आते हैं, एक एनईएफटी आता है और एक आरटीजीएस। एनईएफटी की फुल फॉर्म क्या होती है? एनईएफटी आपका हो गया नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। नहीं, अभी इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले अभी आपको क्या पता चला? आईएमपीएस के बारे में मैंने आपको बताया। आईएमपीएस
पैसा ट्रांसफ़र करने का एक तरीका है, तो लेकिन ये कैसा तरीका है, मोबाइल बेस्ड तरीका है। तो मोबाइल बैंकिंग बेस्ड जो है एक तरीका है, जो आप मोबाइल से जैसे पेटीएम से आप पेटीएम पे इन सब से इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र करते हैं, वो सारा आईएमपीएस के अंतर्गत आता है। ठीक है। एनईएफटी जो है, अच्छा, आईएमपीएस जो है 22 नवंबर 2010 को जो है इस्टेब्लिश हुआ था। आईएमपीएस 22 नवंबर 2010 को इस्टेब्लिश हुआ था एनपीसीआई के द्वारा, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, क्योंकि ये एक बड़ी संस्था है, ये इसे हम अम्ब्रेला जो है ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जो कि जो है जितने भी पेमेंट करने वाले जो सर्विसेज है वो इसी के अंडर में काम करती हैं। ठीक है। एनईएफटी से भी आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। तो अभी हमें ये बताना है कि एनईएफटी जो है 16 दिसंबर 2019 से 24 घंटे 7 दिन और 365 डेज जो है ये काम कर रहा है एनईएफटी जो है अभी। लेकिन इससे पहले, ये अभी से काम कर रहा है मतलब 16 दिसंबर 2019 से काम कर रहा है, कहने का मतलब क्या है, इससे पहले जो है एनईएफटी जो है 24 घंटे काम नहीं करता था। और इसी तरीके से आरटीजीएस रियल टाइम ग्रोथ जो सेटलमेंट है, ये 14 दिसंबर 2020 से 24 घंटे काम करना शुरू हुआ है। नहीं तो ये पहले सुबह 6 बजे से शाम को 7 बजे तक जो है इसके थ्रू आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। ठीक है। तो क्या आपको पता चला, मैंने आपको बताया मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ मनी। तो पैसा ट्रांसफ़र करने के जो है कितने तरीके हैं, तो पैसा ट्रांसफ़र करने के आपके पास 3 तरीके हैं। आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो कि 22 नवंबर 2010 को इस्टेब्लिश हुआ था, जो कि 24 घंटे पहले से ही काम करता है। इसे 24 घंटे काम करने के लिए ही बनाया गया था। ये मोबाइल, ये आपका क्या है, आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस, यानी कि आप इमीडिएट पेमेंट सर्विस किससे करते हैं, मोबाइल से करते हैं। उसमें पेमेंट है, पे से इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र। ठीक है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ मनी, तो मनी यानी पैसे को ट्रांसफ़र करने के तरीके। अगली मैं आपसे बात करता हूँ, अगला आता है आपका एनईएफटी। तो एनईएफटी के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ, तो एनईएफटी आपका क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। ये आपका है 16 दिसंबर 2019 को ये 24 घंटे काम करना शुरू हुआ था। और फिर उसके बाद आया आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसके बाद ये आया, ये 14 दिसंबर 2020 से इसने काम करना शुरू किया 24 घंटे। ठीक है। ये जो है पैसा ट्रांसफ़र करने के तरीके हैं। अब हम थोड़ा पढ़ते हैं एनईएफटी के बारे में। अब देखो क्या है एनईएफटी। एनईएफटी क्या है, देखो, नेशनल। एनईएफटी के पहले, सबसे पहले तो आपसे क्या पूछी जाएगी, फुल फॉर्म पूछी जाएगी। एनईएफटी की सबसे पहले आपसे फुल फॉर्म पूछी जाएगी। फुल फॉर्म क्या है एनईएफटी की, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। क्या है आपकी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। ठीक है। और अब देखो, ये जो एनईएफटी की फुल फॉर्म हो गया आपकी, पहला क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन आपको यहीं पे क्लियर हो गया। एनईएफटी का कब हुआ आपका, एनईएफटी की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। और एनईएफटी जो है 24 घंटे काम करना कब शुरू किया एनईएफटी ने, 16 दिसंबर 2019 में, 16 दिसंबर 2019 में। अब इसमें पैसा ट्रांसफ़र होता कैसे, तो इसमें देखो उसी के जस्ट नीचे लिखा है बैच ट्रांसफ़र। तो बैच ट्रांसफ़र का मतलब क्या है कि एनईएफटी में बैच बनता है। बैच का मतलब कैसे समझे, जैसे कि क्या है कि मान लीजिए कि आप मेरे पास कोई सामान खरीदने आए, तो मैंने कहा कि सर अभी रुकिए, मेरा एक बैच है। तो कैसा बैच, पढ़ाई का बैच, कह रहे नहीं नहीं अरे मेरा बैच नहीं है, मेरा बैच पढ़ाई का नहीं है। एक्चुअली मैं एक बैच बनाता हूँ, जैसे 30 मिनट का मैं बैच बनाता हूँ, और उस 30 मिनट में जितने लोग जो हैं आ जाते हैं, उन सभी का सामान मैं एक साथ जो है दे देता हूँ। तो कहने का मतलब क्या है, मैं बैच में काम करता हूँ। बैच, मेरा काम करने का तरीका एक बैच है। तो उसी तरीके से जो एनईएफटी के थ्रू जो पैसा ट्रांसफ़र होता है, वो जो है बैच के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। बैच का मतलब क्या समझे, 30-30 मिनट का एक बैच होता है। 30 मिनट में जितने लोग आ गए उनका पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। 30 मिनट में जितने भी लोग आए उनका कलेक्ट करके एक साथ पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। तो एनईएफटी में जो पैसा ट्रांसफ़र होता है वो बैच में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है। तो अब इसमें क्या है, जिसके पास जो है, जिनका बैंक अकाउंट है, जिनका बैंक अकाउंट है, अगर वो एनईएफटी के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, तो उनके लिए मिनिमम भी नो लिमिट है और मैक्सिमम भी नो लिमिट है। मिनिमम नो लिमिट है और मैक्सिमम नो लिमिट है। ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आगे हम लोग बात करते हैं, अगला क्या है, बैच टाइमिंग। बैच टाइमिंग की बात करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया बैच, यहाँ पे एनईएफटी के थ्रू पैसा जो ट्रांसफ़र होता है, बैच में ट्रांसफ़र होता है। 30-30 मिनट का एक बैच रहता है, और उस 30 मिनट में जितने लोग आकर जो इकट्ठे हो जाते हैं, उन सभी का एक साथ पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। तो अगर 30 मिनट का एक बैच है, 30 मिनट का अगर एक बैच है, तो हमारे पास जो है 24 आवर्स होते हैं। पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं। उन 24 घंटों में कितने बैच बन सकते हैं, तो आप बताएंगे 48, क्योंकि 30 मिनट का एक बैच है। 1 घंटे में जो है 2 बैच बन जाएंगे। तो इस तरीके से 24 घंटे में कितने बैच बन जाएंगे, 24 दूना 48 बैच बन जाएंगे। ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी क्लियर होता है कि
एनईएफटी में जो एक बैच होता है कितने मिनट का होता है, 30 मिनट का होता है। और इस तरीके से पूरे दिन में कितने बैच होते हैं, तो वो 48, क्योंकि 24 घंटे पूरे दिन में होते हैं और उसके हिसाब से 48 बैच चलते हैं। ठीक है, 48 बैच चलते हैं। ठीक, बात समझ आई। तो ये हुआ आपका। ठीक है। और हाँ, ये जो नो लिमिट यानी कि मिनिमम लिमिट भी नहीं है, मैक्सिमम लिमिट भी कोई डिफाइन नहीं की गई है। ये केवल उन्हीं के लिए है जिनका अकाउंट है उस बैंक में। अगर अगर उनका अकाउंट है और वो एनईएफटी से पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उनके लिए कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितना भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक, अब उसी के पैरेलल आपका आता है आरटीजीएस। आरटीजीएस को मैं पैरेलल इसलिए लेके चल रहा हूँ ताकि यहाँ से आप डिफरेंस को क्लियर कर सकें। आरटीजीएस का पहला फॉर्म, तो इसके देखो पहला नंबर का क्वेश्चन तो आपका यहीं से बना कि आरटीजीएस जो है कब से 24 घंटे काम करना शुरू किया है उसने, तो आप बताएंगे 24 दिसंबर 2020 से। आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन बनेगा। आरटीजीएस का जो है फुल फॉर्म क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला क्या है आपको, देखो उसी के नीचे इंस्टेंट ट्रांसफर का मतलब क्या है, रियल टाइम। जैसे हम बोलते हैं ना, आप जैसे कि चैटिंग करते हो तो रियल टाइम में आप उसको जवाब देते हो। रियल टाइम का मतलब क्या है, जैसे आपने यहाँ से यस लिखा तो उन्होंने आपने पूछा कि भाई तुम जाओगे, तो उसने जो दूसरे वाले एकदम से रियल टाइम में जो है आंसर दिया, मतलब उसी समय आंसर दिया, आपको उसी समय आंसर मिल गया। था जब आपको उसी समय, जैसे कि आपने किसी के चाटा मारा अभी, उसने उसी समय उसने उसी समय आपको चाटा मार दिया, तो रियल टाइम में बात हो रही है। ठीक है, जब आपने कोई एक्शन जो है प्ले किया और उसी समय दूसरा एक्शन जो है प्ले हो जाता है, तो उसी समय इंस्टेंट, ठीक है, उसी समय एकदम से, तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंट ट्रांसफ़र। तो ये जो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है, इसके थ्रू जो है इंस्टेंट पैसा ट्रांसफ़र होता है। जबकि एनईएफटी में क्या होता है, बैच के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र होता है। इसमें 30 मिनट का एक बैच बनता है और उस 30 मिनट में जितने लोग आगे इकट्ठे हो जाते हैं उन सभी का एक साथ पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। लेकिन रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट में आरटीजीएस में कोई भी बैच नहीं बनता। इसमें डायरेक्ट जैसा आदमी आया उसका उसी समय इंडिविजुअली व्यक्ति का पैसा जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगला, जिन जिन लोगों का बैंक अकाउंट है, अगर वो लोग आरटीजीएस के थ्रू पैसा, मैंने क्या बताया था, आरटीएस एनईएफटी आईएमपीएस के सारे पैसा ट्रांसफ़र करने के तरीके हैं। ठीक है, मोड है, क्या है, तरीके हैं। तो जो है जिन लोगों का बैंक अकाउंट है, अगर वो व्यक्ति, मान लीजिए मेरा बैंक अकाउंट है और मैं आरटीजीएस से पैसा ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो आरटीजीएस से पैसा ट्रांसफ़र करने की मिनिमम जो लिमिट है वो आपकी 2 लाख है। मिनिमम जो लिमिट है आरटीजीएस से पैसा ट्रांसफ़र करने की वो कितनी है, वो है 2 लाख। और मैक्सिमम लिमिट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है, आप मैक्सिमम कितना भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम अगर मैं आरटीजीएस के थ्रू पैसा किसी को ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, अपने खाते से किसी को मैं देना चाहता हूँ, जैसे कहीं दूर कोई है, ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ आरटीजीएस के थ्रू, तो मिनिमम तो मैं 2 लाख कर सकता हूँ और मैक्सिमम कितना भी कर सकता हूँ। ठीक है, और इसमें क्या है, नॉट अलाउ वॉक इन कस्टमर। अब देखो क्या है, जो आरटीजीएस है, आरटीजीएस जो है केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसका बैंक में अकाउंट होगा। केवल अकाउंट होल्डर ही, बैंक अकाउंट होल्डर ही आरटीजीएस कर सकता है। आरटीजीएस करने के लिए बैंक में अकाउंट मतलब उसका होना चाहिए। ठीक है, और कोई भी वॉक इन कस्टमर नहीं कर सकता। वॉक इन कस्टमर का, आपने वॉक इन इंटरव्यू के बारे में सुना है। वॉक इन का मतलब क्या है कि कुछ भी ना पढ़ना, वॉक वॉक करते हुए जो है इंटरव्यू के लिए पहुंचना, उसको वॉक इन इंटरव्यू कहते हैं। तो इसलिए कोई भी ऐरा गैरा जो है जिसका बैंक में अकाउंट, देखो वॉक इन कस्टमर का मतलब क्या बताया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका अकाउंट नहीं है उस बैंक में, तो वो व्यक्ति आरटीजीएस से पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। ठीक है, केवल वही व्यक्ति जिसका बैंक में अकाउंट है, केवल वही व्यक्ति ही आरटीजीएस से पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है। तो देखो मैंने नीचे भी यहाँ पे लिख दिया है आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए, नीड अकाउंट नंबर। ठीक है, नीड अकाउंट नंबर। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। नीड अकाउंट नंबर, तो यानी कि आरटीजीएस से पैसा ट्रांसफ़र करना है आपको, तो उसके लिए आपको अकाउंट नंबर ज़रूर चाहिए। और वहीं पर एनईएफटी ये सुविधा देता है कि अगर कोई वॉक इन कस्टमर है, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसका उस बैंक में अकाउंट नहीं है, जहाँ से वो जो है पैसा ट्रांसफ़र कर रहा है, तो वो एनईएफटी के थ्रू जो है
कोई भी विदाउट बैंक होल्डर जो है, जो बैंक में जिसका अकाउंट नहीं है, वो व्यक्ति जिसका बैंक में अकाउंट नहीं है, क्यों, ठीक है, वो व्यक्ति जो है एनईएफटी से पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है। और आरटीजीएस से केवल वही व्यक्ति पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह जिसका बैंक अकाउंट है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और जो है, ठीक है, तो वो मिनिमम लिमिट मैक्सिमम लिमिट उसके लिए कोई नहीं है एनईएफटी के लिए। आरटीजीएस के बारे में बात करता हूँ तो मिनिमम 2 लाख है और मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है, और कोई भी वॉक इन कस्टमर नहीं कर सकता, उसमें वैलिड कस्टमर ही करेगा, जो बैंक का जो है अकाउंट होल्डर होगा वही आरटीजीएस से पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है। जबकि एनईएफटी में ऐसी कोई जो है दुविधा नहीं है, कोई भी वॉक इन कस्टमर आके पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है। अब जाहिर सी बात है, अगर इसमें जो है वॉक इन कस्टमर कर रहा है तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ लिमिटेशन देनी चाहिए, नहीं तो वो कितना भी कर देगा, बैंक को नुकसान जो है झेलना पड़ेगा। आई होप आपको समझ आया होगा। चलो अब आगे बढ़ो, आगे देखो क्या कह रहा है। तो अब देखो क्या कह रहा है, कैन द एनईएफटी सिस्टम बी यूज्ड फॉर रेमिटिंग। देखो रेमिटिंग का मतलब भी मैंने बता दिया, रेमिटिंग का मतलब होता है ट्रांसफ़र करना। कैन द एनईएफटी सिस्टम, क्या कोई एनईएफटी जो बेस्ड सिस्टम है बी यूज्ड किया जा सकता है फॉर रेमिटिंग, ट्रांसफ़र करने के लिए फंड्स को, यानी फंड मतलब पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। इवन बाय दोज हु डू नॉट हैव अ बैंक अकाउंट, यानी कि वो व्यक्ति भी जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है, क्या वो व्यक्ति भी जो है पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है एनईएफटी सिस्टम के थ्रू? तो इसका आंसर है हाँ, वो व्यक्ति भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है। ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखा है एक्सप्लेनेशन में, द पर्सन, क्या लिखा है इसमें, द पर्सन हैविंग नो बैंक अकाउंट कैन रेमिट फंड्स थ्रू एनईएफटी, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है वो व्यक्ति भी जो है पैसा को ट्रांसफ़र कर सकता है, रेमिट कर सकता है एनईएफटी के थ्रू। एनईएफटी की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ठीक, आगे बात करते हैं। अच्छा, मैक्सिमम कितना पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है? तो जाहिर सी बात है, वॉक इन कस्टमर है, उसको बैंक जानता नहीं है, वो उसका होल्डर भी नहीं है, वो उसका कस्टमर भी नहीं है, तो इसलिए जो है बैंक के लिए रिस्क है, तो बैंक ने एक लिमिट फिक्स कर दी है कि कोई भी वॉक इन कस्टमर एनईएफटी के थ्रू अगर पैसा ट्रांसफ़र करना चाहता है, जाहिर सी बात है अगर वो एनईएफटी के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र करेगा तो बैंक को कुछ ना कुछ पे करेगा ही वो व्यक्ति, तो इसमें कहीं ना कहीं बैंक का फ़ायदा ही है। तो मैक्सिमम कितना पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है? तो मैक्सिमम 50,000 जो है वो ट्रांसफ़र कर सकता है। मैक्सिमम कितना ट्रांसफ़र कर सकता है? 50,000 जो है वो एनईएफटी के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकता है वॉक इन कस्टमर। ठीक, और बाकी जो जिसके पास अकाउंट है वो तो कितना भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है, मिनिमम मैक्सिमम नो लिमिट। ठीक है, अगला क्या है, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट कैन बी डन। जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, आपके दिमाग में हो सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं। अदरवाइज ये लेक्चर खत्म होने के बाद कुछ और भी क्वारीज आपके दिमाग में बैठती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला देखो क्या है, इट कैन बी डन बाय डिपॉजिटिंग कैश एट द नियरेस्ट एनईएफटी इनेबल्ड ब्रांच ऑफ एनी बैंक। कहने का मतलब क्या है, किसी भी बैंक में एनईएफटी बेस्ड जो ब्रांच है, यानी कि जैसे कि हर कोई बैंक एनईएफटी की सुविधा आपको नहीं देगा। कुछ बैंक हैं जहाँ पर एनईएफटी की सुविधा है, आप उन बैंक या उन बैंक की ब्रांचों में जाकर जो है एनईएफटी की जो है लाभ उठा सकते हैं, एनईएफटी के थ्रू पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब ये नहीं कि किसी भी आपके बगल में कोई बैंक है, आप वहाँ पे जाएंगे, कहेंगे सर एनईएफटी की सुविधा वहाँ नहीं है। तो ये देखिए, ये डिपेंड करता है कि कौन सुविधा हमें प्रोवाइड करा रहा है। अगर कहीं भी नियरेस्ट आपका कोई बैंक है और वो एनईएफटी की सुविधा प्रोवाइड करा रहा है तो वहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? तो आप 50,000 कर सकते हैं। अच्छा, 50,000 क्यों है? क्योंकि वो वॉक इन कस्टमर है। अगर वो वॉक इन कस्टमर नहीं होता, अगर वो बैंक का कस्टमर होता, यानी कि उस व्यक्ति का बैंक में अगर अकाउंट होता, तो मैक्सिमम मिनिमम नो लिमिट वो कितना भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है। क्योंकि वो बैंक का कस्टमर नहीं है, वॉक इन कस्टमर है, बाहर से आया है, उसको बैंक वाले नहीं जानते हैं, तो उसके लिए एक लिमिट तय कर दी गई है। वो मैक्सिमम 50,000 ही एनईएफटी, जो कि पैसा ट्रांसफ़र करने का तरीका है, एनईएफटी के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह अपने परिजन को, जो उनके जो है फैमिली वाले हैं, उनको पैसा भेज सकते हैं। ठीक, आई होप यहाँ तक मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर कर दी है। और एनईएफटी के लिए कोई अकाउंट नंबर होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आरटीजीएस के लिए अकाउंट नंबर होना ज़रूरी है। और मिनिमम वहाँ से 2 लाख ट्रांसफ़र कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है अकाउंट होल्डर के लिए। और आरटीजीएस तो वॉक इन कस्टमर यूज़ कर ही नहीं सकता है, उसके लिए उसका जो है अकाउंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पेज की ओर। ठीक है, दूसरा पेज देखिए क्या कह रहा है। दूसरा पेज कह रहा है,
देखो जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो सारे मैंने यहाँ पे बनाए हैं। अगर इसके बाद भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा था, कोई देखो बिल्कुल ध्यान से पढ़ो, ठीक है, कुछ भी छूटेगा नहीं। जो मैं पढ़ा रहा हूँ मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको जो है पूरा एनालिसिस करके पढ़ा रहा हूँ, इसलिए एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है, ठीक। अगला देखो, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2020 से बैंक्स ने क्या किया है, बैंक्स हैव बीन एडवाइज्ड नॉट टू लेवी, एडवाइज किया है नॉट टू लेवी। लेवी का मतलब होता है इम्पोज करना, थोपना, ठीक है। नॉट टू लेवी, कोई भी लेवी नहीं करेंगे, इम्पोज नहीं करेंगे, थोपेंगे नहीं, एनी चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं थोपेंगे, फ्रॉम देयर सेविंग बैंक अकाउंट्स होल्डर, यानी कि जो सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं बैंक के, उन पर कोई भी चार्ज को नहीं थोपा जाएगा अगर वो एनईएफटी फंड्स ट्रांसफ़र इनिशिएट ऑन करता है ऑनलाइन। अगर कोई भी आपका जो सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर है, कोई भी बैंक है, कोई भी बैंक, आरबीआई ने क्या किया है कि 1 जनवरी 2020 से 1 जनवरी 2020 से आरबीआई ने क्या किया है कि कोई भी बैंक, कोई भी नहीं नहीं जितने भी बैंक हैं, एक्चुअली जाहिर सी बात है आरबीआई का जो है उपदेश आया होगा तो तभी तभी सभी बैंकों ने माना है। तो सभी बैंकों ने क्या कहा है कि 1 जनवरी 2020 से जितने भी हमारे सेविंग अकाउंट होल्डर्स हैं, 1 जनवरी 2020 से सभी बैंकों के जितने भी सेविंग अकाउंट होल्डर्स हैं, अगर वो व्यक्ति एनईएफटी से पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो उस पर कोई भी चार्ज जो है नहीं लगाया जाएगा, आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है चार्ज कर सकते हैं, ठीक। आगे, अगर वो ऑनलाइन इनिशिएट करते हैं इसको, ठीक है। आगे आगे देखिए अगला क्या है, ये आपको ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र करना है, फिजिकली फॉर्म में नहीं, ठीक। चलो क्या कह रहा है, एनईएफटी ट्रांजिशन, ये आपका क्या है, एनईएफटी जो है ट्रांजिशन है। एनईएफटी ट्रांजिशन आफ्टर यूजुअल बैंकिंग आवर्स ऑफ बैंक्स आर एक्सपेक्टेड टू बी ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन इनिशिएटेड यूजिंग एसटीपी, स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग। कहने का मतलब क्या है, अभी तो क्या है एनईएफटी चल रहा है, ये जो आपका इमीडिएट पेमेंट सर्विस है आईएमपीएस, ये आपका 22 नवंबर 2010 से स्टार्ट हुई थी, 24 घंटे चल रहा। लेकिन सबसे पहले एनईएफटी था। एनईएफटी जो है आपका जो है काम करता था, ठीक है। एनईएफटी जो है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, पैसा ट्रांसफ़र करने का काम करता था। तो इसमें हुआ क्या कि ये एक लिमिटेड समय के लिए था, जब से बैंक खुलेगा और जब तक बैंक खुला रहेगा तभी आप पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर रात को आपको कभी एक जगह से दूसरी जगह इमरजेंसी पड़ गई है और पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो आप एनईएफटी से नहीं कर सकते। उसके लिए एक और सुविधा थी, उसके लिए एक सुविधा थी जिसका नाम था एसटीपी, यानी स्टेट थ्रू प्रोसेसिंग। ये नाइट में काम करती थी, स्टेट थ्रू प्रोसेसिंग, ठीक है। स्टेट एसटीपी, स्टेट थ्रू प्रोसेसिंग, ये जो है नाइट में काम करती थी, ठीक। तो एसटीपी के थ्रू आप रात को पैसा भेज सकते थे, ठीक है। जब एनईएफटी काम नहीं करता था रात को तो एसटीपी काम करता था। एसटीपी क्या था, स्टेट थ्रू प्रोसेसिंग, इसके थ्रू आप पैसा को ट्रांसफ़र कर सकते थे, ठीक। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा आरटीजीएस के बारे में। आरटीजीएस के बारे में मैंने आपको बता दिया, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम, अभी तो आपको समझना है रियल टाइम का मतलब क्या है। रियल टाइम मतलब क्या है, प्रोसेसिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन एट दी टाइम, यानी प्रोसेसिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का प्रोसेसिंग जो है उसी समय पर होगा। दे आर इनिशिएटेड, जिस समय वो इनिशिएट करेंगे, ठीक है, जिस समय वो शुरू करेंगे उसी समय पर प्रोसेसिंग का जो है इंस्ट्रक्शन की जो प्रोसेसिंग है वो उसी समय पर होगी। कहने का मतलब क्या है, उसी समय पर काम होगा। अगला क्या है, ग्रोस सेटलमेंट। ग्रोस सेटलमेंट का मतलब क्या हुआ, सेटलमेंट ऑफ फंड्स ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस अकर इंडिविजुअली। सेटल क्या मैंने बताया आपको सेटलमेंट ऑफ फंड्स ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन अकर्स इंडिविजुअली। सेटलमेंट ऑफ फंड्स ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन अकर्स इंडिविजुअली। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बताया मैंने, तो देखो ग्रोस सेटलमेंट का मतलब सेटलमेंट ऑफ फंड ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन अक्रॉस इंडिविजुअली। कहने का मतलब क्या है, इंडिविजुअली इसमें जो है फंड का ट्रांसफ़र होता है। अगर इंडिविजुअली व्यक्ति आएगा तो उसका काम होगा, एक एक करके व्यक्ति आता रहेगा, उसका काम होता जाएगा। ये नहीं है कि कोई बैच बनेगा। तो रियल टाइम का मतलब क्या है, उसी समय पैसा ट्रांसफ़र होगा, और इंडिविजुअली यानी कि हर एक व्यक्ति का जो है उसी समय पैसा ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। ये जो है आपका जो है 14 दिसंबर 2020 से ये शुरू हो गया आरटीजीएस जो है 24 घंटे 365 दिन काम करना, ठीक। आगे बात करते हैं, अगला देखेंगे। अगला आपका क्या आता है, इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी। अभी आज हम जो है ये 2 ही पेजेस पढ़ेंगे, और क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, ठीक है, तो छोटे छोटे वीडियोस हम रखेंगे ताकि आपको पढ़ने में भी कोई बोरियत फील ना हो, ठीक है। चलिए अगली हम बात करते हैं इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम की। क्या मैं बात कर रहा हूँ, इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी
स्कीम, इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम है। इंडो नेपाल रेमिटेंस का मतलब है ट्रांसफ़र, इंडो नेपाल ट्रांसफ़र फैसिलिटी स्कीम, इंडो नेपाल ट्रांसफ़र फैसिलिटी स्कीम यानी कि इंडिया से नेपाल में और नेपाल से इंडिया में, यानी कि इंडिया से नेपाल में पैसा ट्रांसफ़र करने की एक स्कीम है, ठीक है, वो फैसिलिटी स्कीम है। ठीक, बात समझ आ रही है आपकी? तो यहाँ पे देखो क्या है, तो अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी इज़ अ, देखो एक छोटा सा मैं ओवरव्यू इसको दूँ, इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। इंडो नेपाल रेमिटेंस रेमिटेंस मतलब ट्रांसफ़र फैसिलिटी स्कीम, इसमें हम जो है इंडिया से नेपाल पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इंडिया से नेपाल पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए एक स्कीम बनी है जिसका नाम है इंडो नेपाल जो है रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो अब इसके थ्रू आप जो है इंडिया से नेपाल पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक, बस ये है, इंडिया से नेपाल पैसा ट्रांसफ़र करने की जो है एक स्कीम है, और उसी स्कीम का नाम है इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम, और उसमें कुछ हम बात पढ़ेंगे कैसे कैसे हम करने जा रहे हैं। चलिए, इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी इज़ अ क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस जो है एक ट्रांसफ़र है, एक स्कीम है टू ट्रांसफ़र फंड्स फ्रॉम इंडिया टू नेपाल इनेबल अंडर द NEFT स्कीम। तो कहने का मतलब क्या है, ये भी NEFT के थ्रू ही आता है, यानी आप NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र का यूज़ करके इंडिया से नेपाल पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, पैसा ट्रांसफ़र करने की ये स्कीम है जो कि इंडिया से केवल और केवल नेपाल के लिए है, केवल और केवल आप नेपाल ही पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं। अ रेमिटर, एक रेमिटर जो है जो ट्रांसफ़र करने वाला है, एक रेमिटर मतलब पैसा ट्रांसफ़र करने वाला, जैसे आप पैसा ट्रांसफ़र करने गए हैं, ठीक है, तो आप हो गए रेमिटर। तो अ रेमिटर जो कि पैसा ट्रांसफ़र करने वाला है कैन ट्रांसफ़र फंड्स, ठीक है, अप टू इंडियन रुपीज़, ठीक है, अप टू इंडियन रुपीज़ 50,000, यानी कि वो 50,000 तक जो है पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, मैक्सिमम परमिसिबल अमाउंट, यानी कि वो अमाउंट, परमिसिबल का मतलब क्या है, वो मैक्सिमम अमाउंट जितना वो जो है क्या ट्रांसफ़र कर सकता है फ्रॉम एनी ऑफ द NEFT इनेबल्ड ब्रांच इन इंडिया। कहने का मतलब क्या है, अगर आप जो है इंडिया से नेपाल पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसके लिए एक फ़िक्स जो है आप जो है मैक्सिमम और मैक्सिमम जो है 50,000 तक जो है पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं NEFT का यूज़ करके। ठीक है, और वो भी इंडियन रुपीज़ में। आप जाहिर सी बात है यहाँ से तो इंडियन रुपीज़ में ही देंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। द बेनिफिशियरी वुड रिसीव फंड्स इन नेपालीज रुपीज़। तो जाहिर सी बात है वो जो बेनिफिशियरी है, यानी जिसको आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो व्यक्ति वहाँ पर जो है नेपाली रुपीज़ में, क्योंकि आप नेपाल में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आप रुपया तो वहाँ पे चलेगा नहीं, वहाँ पे नेपाली रुपीज़ ही चलेगा, तो इसलिए वो जो पैसा है वो वहाँ पर नेपाली रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो बेनिफिशियरी है उसको पैसा नेपाली रुपीज़ में मिलेगा, और हम जो यहाँ से पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो इंडियन रुपीज़ में है। ठीक है, तो बात समझ आई। रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम आपका क्या है, इंडिया से नेपाल पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं NEFT का यूज़ करके, और ये केवल जो है इंडो नेपाल के, इंडिया से नेपाल के लिए ही ये स्कीम बनाई गई है। इसमें आप मैक्सिमम 50,000 तक का जो है पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और भेजने वाला जो आपका जो है यहाँ पर रेमिटर है, भेजने वाला जो है वो यहाँ से इंडियन रुपीज़ में भेजेगा, और जो रिसीवर है जो नेपाल में रिसीव करेगा उसे वहाँ पर पैसा नेपाली रुपीज़ में मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अगला क्या है, इट इज़ नेसेसरी फॉर दी रेमिटर। क्या ये रेमिटर मतलब है ट्रांसफ़र करने वाला। ठीक है, यानी कि आप पैसा ट्रांसफ़र करने गए थे ना, तो रेमिटर हो गया आपका ट्रांसफ़र करने वाला। क्या ये नेसेसरी है, रेमिटर मतलब उस ट्रांसफ़र करने वाले के लिए, टू मेंटेन एन अकाउंट विद अ बैंक ब्रांच इन इंडिया। कहने का मतलब क्या है, अगर आप इंडो नेपाल फैसिलिटी, इंडिया से नेपाल जो है आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो क्या इसके लिए ज़रूरी है कि जिस ब्रांच से आप, जिस NEFT ब्रांच, यानी कि ऐसी ब्रांच जिसमें NEFT की सुविधा है, NEFT से पैसा ट्रांसफ़र करने की सुविधा है, अगर आप उस बैंक से पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या आपके पास उस बैंक का अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, नो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो है, अगर आप इंडिया से नेपाल पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो है कि उस बैंक का बैंक अकाउंट जो है हो, उसी बैंक का बैंक अकाउंट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखो, दिस इज़ नॉट अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, ये कोई परम आवश्यक नहीं है। अंडर द स्कीम इवन अ वर्किंग कस्टमर कैन ट्रांसफ़र फंड्स अप टू 50,000 बाई डिपॉजिटिंग द कैश एट द रेमिटिंग बैंक ब्रांच। ठीक है, कहने का मतलब क्या है
इवन यहाँ तक कि जो वॉक इन कस्टमर है, वॉक इन कस्टमर का मतलब क्या है, आप बैंक वाला उस कस्टमर को जानता नहीं है। इवन वॉक इन कस्टमर बाहर से वो आएगा, वो आके जो है इंडिया से नेपाल अगर पैसा ट्रांसफ़र करना चाहता है तो वो लगभग और लगभग 50,000 तक जो है पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है। लगभग और लगभग जो है वो लगभग और लगभग जो है कितना पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है, 50,000 तक पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है। अगली हम लोग बात करते हैं, आर देयर एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर ऑफ रेमिटेंसेज। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप इंडिया से नेपाल पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो मैक्सिमम कितनी बार कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है, तो कितनी बार कर सकते हैं, 12 बार। टू रेमिट अ मैक्सिमम ऑफ 12 रेमिटेंसेज इन अ ईयर अंडर द स्कीम, यानी कि इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम के थ्रू आप इंडिया से नेपाल पैसा ट्रांसफ़र केवल और केवल एक साल में 12 बार कर सकते हैं। एक साल में 12 बार आप इंडिया से नेपाल पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। और एनईएफटी से जाहिर सी बात है, अगर आप एनईएफटी का यूज़ कर रहे हैं, एनईएफटी से अगर आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो पहला तो आपका आता है अकाउंट नंबर। पहला तो आपका आता है कि आपके पास अकाउंट नंबर होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। क्योंकि एनईएफटी से, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस बैंक से आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस बैंक का अकाउंट हो। आपका खुद का भी बैंक अकाउंट आपका कहीं भी हो तो उसका बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए। तो पहली बात यह है कि एनईएफटी से पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो तो चाहे आपका किसी भी बैंक में अकाउंट हो, उसका आपका नंबर होना चाहिए, बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए, और आईएफएससी कोड होना चाहिए। आईएफएससी कोड आपका होना चाहिए, ठीक है। ये एक यूनिक कोड होता है प्रत्येक ब्रांच का, प्रत्येक बैंक की ब्रांच का एक ये यूनिक कोड होता है। प्रत्येक बैंक की ब्रांच का एक यूनिक कोड होता है आईएफएससी कोड, ठीक है। आईएफएससी कोड के बारे में हम लोग कल जानेंगे, ठीक है। ये आज के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए, तो आप लोग इस थोड़ा सा ही जानें, ठीक है। तो मैंने आपको बताया इंडो नेपाल रेमिटेंस सिस्टम के बारे में, फैसिलिटी सिस्टम, उससे आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं इंडिया से नेपाल, मैक्सिमम 12 बार कर सकते हैं एक साल में, 12 बार, और मैक्सिमम जो है 50,000 आप उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कोई भी इसे जो है ट्रांसफ़र कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि उसका जो है जो जिस बैंक से वो बैंक जो कि एनईएफटी की सुविधा प्रोवाइड करा रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि उस व्यक्ति का उस बैंक में अकाउंट होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो है पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है। पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए उसके पास अब जो है क्या होना चाहिए, उसके पास अकाउंट नंबर होना चाहिए और आईएफएससी कोड होना चाहिए। तो अकाउंट नंबर का मतलब क्या है, उसका किसी भी बैंक में अकाउंट हो, उसका उस बैंक में होना ज़रूरी नहीं है जिससे वो पैसा ट्रांसफ़र कर रहा है। किसी भी बैंक में अकाउंट हो, उस अकाउंट का अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड, जो कि प्रत्येक ब्रांच का यूनिक कोड होता है, वो ज़रूर लगता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा, क्या क्या कंटेंट इसमें आपको नहीं समझ आया, मैंने कोशिश पूरी की है कि मैं समझाऊँ। अगर कुछ नहीं समझ आया तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज़रूर देखेंगे, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो कोई भी क्वारी है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं एक चीज़ आपको अच्छे से समझाऊँगा, ठीक है। तो अभी आईएफएससी कोड यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एनईएफटी से ट्रांसफ़र करने के एक अकाउंट नंबर होना चाहिए और एक आपका आईएफएससी कोड होना चाहिए। आईएफएससी कोड हर एक ब्रांच का एक अपना यूनिक कोड होता है, और आईएफएससी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और लाइक करके ज़रूर बताइए, आपके लाइक मुझे मेरा हौसला बढ़ाते हैं, ये मेहनत करने का मेरा मन करता है, ठीक है। चलिए, तो ये है, और अपने और कमेंट करके भी ज़रूर बताइए कोई जो अगर कोई खामी रह गई हो या फिर कोई बात मैंने आपको ना बताई हो, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और हाँ, मैंने नंबर आपको पहली बार ही दे दिया है, अगर कोई क्वारी है तो आप व्हाट्सएप पे जो है मुझसे जुड़ सकते हैं और अपनी क्वारी मुझसे पूछ सकते हैं, और इसका जो पीडीएफ है वो भी आपको जो है व्हाट्सएप पर ही मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें बहुत से जो मेरे दोस्त हैं जिन्होंने जो मेरे साथ लास्ट तक बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को सुनने के लिए। और साथ ही अच्छा, ये जो आप ये राइटिंग देख रही है, मेरी ही राइटिंग है, अगर राइटिंग में कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।